हेलो स्टूडेंट, एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी बुक चल रही है पर्यावरण के तत्व। तो पर्यावरण के तत्वों में हमारे हो गए स्थिति, उच्चावच, जलवायु। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आप चौथा तत्व है इसका प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित या पर्यावरण से प्राकृतिक वनस्पति में वनस्पति, कंटीली झाड़ियाँ, घास के मैदान आदि, इसमें ये सारे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति क्या है, इससे वातावरण या पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित होता है या पर्यावरण से ये किस प्रकार प्रभावित हो, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मानव जीवन का प्राकृतिक वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम इसके बारे में अब चर्चा करें। जैसा कि हमें ज्ञात है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, सघन वनों से लेकर सघन वनों से लेकर कंटीली झाड़ियाँ, वनस्पति, घास आदि छोटे मोटे पौधे जो प्राकृतिक परिस्थितियों में पल्लवित होते हैं और उनको सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसमें क्या आ गया, इसके अंतर्गत कंटीली झाड़ियों से लेकर घास के मैदान, घास, प्राकृतिक वनस्पति, कंटीली झाड़ियाँ और छोटे पौधे तथा छोटे पौधे जो प्राकृतिक परिस्थितियों में पल्लवित होती हैं, उन्हें सम्मिलित किया जाता है। तथा इसके अंतर्गत इसमें आ गए पेड़ पौधे, घास, प्राकृतिक पेड़ पौधे, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र आदि। तो अब क्या देखते हैं, अब इसको हम देखते हैं वनस्पति जगत का मेन अर्थ क्या निकलता है। तो वनस्पति जगत के मुख्य अर्थ है कि इसमें किसी विशिष्ट प्रदेश या वनस्पति जगत से अभिप्राय किसी विशिष्ट प्रदेश या काल में पाए जाने वाले समस्त जातियों के पेड़ पौधे, घास, झाड़ियों के विशिष्ट जाति समूह से है। इसमें क्या क्या आ जाएंगे कि इसके अंतर्गत किसी विशिष्ट प्रदेश या काल, वनस्पति जगत से अभिप्राय किसी विशेष जगत या काल में पाए जाने वाले समस्त जातियों, काल में पाए जाने वाले समस्त जातियों में जैसे झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, घास के लिए घास आदि के विशिष्ट समूह से हैं। प्राकृतिक वनस्पति में किसी विशिष्ट प्रदेश या काल की ऐसी कोई भी जगह जिसमें जहाँ पर
प्रदेश या काल में पाए जाने वाले समस्त जातियां, जिसमें वनस्पति जगत की सारी जातियां, उसमें सारे जैसे कंटीली झाड़ी में आ गई, पेड़ पौधे भी आ गए, घास भी आ गया, तो ये सभी चीज इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, घास आदि के विशिष्ट समूह से। तो वनस्पति जगत में उसके समूह से कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगह पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो उनका समूह सारा प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत ही आता है। तो जबकि वन उस वर्ग को कहते हैं। अब वनस्पति जगत तो आ गया, तो वन किसे कहेंगे हम? जहां पर वृक्षों की सघनता हो, यानी कि जहां पर अत्यधिक संख्या में वृक्ष पाए जाते हैं वो वनों की श्रेणी में आ जाते हैं। और वनस्पति के अंतर्गत हर प्रकार के तरह तरह के पेड़ पौधे, घास, झाड़ियां आदि उसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अब देखो, वनस्पति को जलवायु का नियंत्रक माना जाता है। वनस्पति को क्या माना जाता है? जलवायु। पहले जलवायु का लिंक वनस्पति से, अब वनस्पति से जलवायु को प्रभावित माना गया है कि वनस्पति जलवायु को भी नियंत्रित करती है। तो इसके अंतर्गत यह तापमान को नियंत्रण, वनस्पति जलवायु को नियंत्रित करती है, फिर तापमान को करती है, वायुमंडलीय तापमान और वायुमंडलीय आर्द्रता को भी नियंत्रित करती है। जलवायु क्या है? तापमान को, और तापमान क्या करता है? वायुमंडलीय आर्द्रता को नियंत्रित करता है। वायुमंडलीय आर्द्रता को नियंत्रित करती है। तो इसका क्या हो गया कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु को नियंत्रण कर रही है, जलवायु तापमान को कर रही है, और तापमान वायुमंडलीय आर्द्रता को नियंत्रित कर रही है। तो इसका लिंक हो गया कि प्राकृतिक वनस्पति में जलवायु, तापमान और वायुमंडलीय आर्द्रता इन सबका सम्मिलित रूप है। तो ये सभी एक दूसरे के लिए काम में आ रही हैं। अब आगे देखते हैं हमें कि पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो भी हमें पेड़ पौधों से मिलती है। तो पेड़ पौधे विभिन्न स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड के, पेड़ पौधे विभिन्न स्रोतों से सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर पेड़ पौधे विभिन्न स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वातावरण को संतुलित एवं स्वच्छ बनाने का कार्य करते हैं। अब इसका क्या हो गया कि पेड़ पौधे जो प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आ रहे हैं, पेड़ पौधे तो विभिन्न स्रोतों से जो हमारे, हम कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे से निकलते हैं, हम ऑक्सीजन पेड़ पौधों से ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित क्या करते हैं? वातावरण को संतुलित और स्वच्छ बनाने का कार्य भी पेड़ पौधे या प्राकृतिक वनस्पति करती है। अब आगे देखते हैं हम कि वनों की जड़ें, अब ये मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। अब इसके क्या क्या प्रयोग हैं, उपयोग है प्राकृतिक वनस्पति के? पहला है ये पेड़ पौधों को, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वातावरण को स्वच्छ करती हैं। दूसरा ये मृदा अपरदन को रोकती है, मृदा अपरदन को रोकती है कि पेड़ पौधों को, जो पेड़ पौधों के उसके पास मिट्टी इकट्ठी रहेगी तो अपरदन, मृदा का अपरदन नहीं रहेगा। पेड़ पौधे क्या करते हैं? मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं। तो दूसरा इसका कारण हुआ कि उपयोग हुआ, मृदा अपरदन को रोके रखती है। अब आगे हम चर्चा करते हैं प्राकृतिक वनस्पति जैव विविधता के रूप में, प्राकृतिक वनस्पति जैव विविधता के रूप में प्राकृतिक वनस्पति जैव विविधता के रूप में वन्य जीवों का आश्रय स्थल भी बनती है। वन्य जीवों का आश्रय स्थल बनती है। जैसे वनों में अनेक वन्य जीव रहते हैं, कई हम वन्य जीव संरक्षण यानी कि कई वनों में उसको बड़ा नाम दिया गया है, जैसे
कई प्रकार के अभ्यारण्य है, वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र घोषित किया, तो जैव विविधता के रूप में यानी जीवों की रक्षा कर रही है। तो वहां पर वन्य जीव रहेंगे तो उसका आश्रय स्थल यानी कि उनके कोई सीमित मात्रा में उसके पूरी सेफ्टी के साथ जीव जंतुओं की वहां पर रक्षा की जाती है, वन्य जीवों की। अब इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राकृतिक वनस्पति पर्यावरण के प्रमुख तत्वों में क्या है, इसका लास्ट निष्कर्ष क्या निकलता है कि प्राकृतिक वनस्पति पर्यावरण के तत्वों में मुख्य कारक है। प्राकृतिक वनस्पति पर्यावरण के तत्वों में मुख्य कारक है जो कि मानव के विकास के लिए, किसके लिए, जो कि मानव के विकास के लिए, जो कि मानव के विकास के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब इसके अंतर्गत हो गया कि जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु को नियंत्रण करती है, जलवायु तापमान को करता है, तापमान वायुमंडलीय आर्द्रता को करता है। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, पेड़ पौधे के विभिन्न स्रोत जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वातावरण को संतुलित और स्वच्छ बनाने का कार्य करते हैं। तीसरा है कि मृदा अपरदन को भी रोकती है, इसका उपयोग कि प्राकृतिक वनस्पति मृदा अपरदन को रोकती है। अगला है इसका जैव विविधता के रूप में वन्य जीव का आश्रय स्थल बनती है। तो इस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति पर्यावरण के तत्वों में मुख्य कारक हो गई कि प्राकृतिक वनस्पति जो जलवायु तापमान, इसमें हमारे पर्यावरण के तत्व और भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। तो मुख्य कारक है जो कि मानव के विकास के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब चर्चा करेंगे हम जलराशि, पांचवा तत्व है इसका जलराशि। पांचवा तत्व हम जलराशियों के बारे में चर्चा करेंगे। जल राशियां, अब जैसे स्थिति आ गई, स्थिति में हमारा जल का और उसका अक्षांश देश उच्च में आ गए थे हमारा स्थलीय और महाद्वीपीय विस्तार के बारे में। जलवायु में आ गया हमारा प्राकृतिक वातावरण, उसमें जीव जंतु पेड़ पौधे सारे हमारी जलवायु में किस प्रकार प्रभावित करती है। चौथी आ गई प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति में हमारे पेड़ पौधों, कंटीली झाड़ियों से लेकर घासें मैदान तक इसके अंतर्गत आ गए। अब पढ़ेंगे हम जल राशि, क्योंकि जल के बिना तो जीवन ही असंभव है। तो अब हम चर्चा करेंगे पांचवा तत्व है जल राशियां। जल राशियों में जल राशि क्या है, मानव जीवन का आधार है। तो प्राकृतिक जल राशियों में कौन कौन आ गए, जल राशियां मानव जीवन का आधार है। जल राशि मानव जीवन का आधार है तथा इसमें प्राकृतिक जल राशियों के अंतर्गत, अब देखते हैं जल राशियां। जल राशि क्या है, मानव जीवन का आधार है। अब प्राकृतिक जल राशियों के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, महासागर, महाद्वीप, जलाशय, नदियां, झीलें, तालाब आदि आ गए प्राकृतिक जल राशियों के अंतर्गत। ये हमारे जल के प्राकृतिक आधार है। तो अब इसके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। जल राशि, अब इसकी एक परिभाषा दी है जीन ब्रुन्स ने। जीन ब्रुन्स ने इसके बारे में क्या कहा है, जीन ब्रुन्स के अनुसार जीन ब्रुन्स ने जल राशि की परिभाषा दी है। इसके अंतर्गत जल एक महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्ति है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो जीन ब्रुन्स ने क्या कहा है, जल मानव की आर्थिक संपत्ति है। जीन ब्रुन्स ने जल को क्या बताया, मनुष्य की आर्थिक संपत्ति। तो इसके अंतर्गत कि मानव के लिए अधिक सत्य तो यह है कि मानव के लिए जल ही जीवन का मुख्य आधार है। तो मानव के लिए कोयला या स्वर्ण से अधिक मूल्यवान संपत्ति कौन सी है, अधिक सत्य तो यह है कि
अधिक सत्य तो यह है कि मनुष्य के लिए कोयला या सोने से अधिक मूल्यवान संपत्ति जल है। तो इसने क्या है, जल ही मानव की आर्थिक संपत्ति है। अधिक सत्य इन्होंने क्या बताया कि मनुष्य के पास कोयला या सोने से अधिक मूल्यवान संपत्ति कौन सी है? जल को इन्होंने मुख्य आधार बताया मानव जीवन। और ये सभी जगत जल क्षेत्र में, सभी जगत यानी इसमें सभी प्राणी जगत आ गया। तो ये जल क्षेत्र को, सभी जल क्षेत्र को मानवीय क्रियाकलापों का, सभी जगत जल क्षेत्र को मानवीय क्रियाकलापों का प्रभुत्व रखते हैं। तो इन्होंने जीन ब्रुन्स ने कहा है कि जल मानव के आर्थिक, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल का जो क्षेत्र आता है उसमें कई हमारे आर्थिक संसाधन मजबूत होते हैं इसमें। तो इसके अंतर्गत मनुष्य को कोयले या सोने से भी अधिक मूल्यवान संपत्ति बताया है। तो सभी जगत में जल क्षेत्र को मानवीय क्रियाकलापों से अपना क्षेत्र में प्रभुत्व रखते हैं। अब इसके कुछ जल राशि में संपूर्ण जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी सम्मिलित किया जाता है तथा इसके अंतर्गत जल राशियों द्वारा समुद्र एवं अन्य स्थलीय जलमार्गों का भी उपयोग किया जाता है कि जहाँ पर जल होगा तो वहाँ पर कुछ हमारे एक देश से दूसरे देश के साथ भी हमारे आर्थिक व्यवसाय मजबूत रहेगा, उत्पादन का क्षेत्र भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जलवायु में क्या होता है और हमारा जल राशि द्वारा एक देश से दूसरे देश के साथ आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं। क्योंकि जल वाले क्षेत्रों की जगह पर हमें अनेक व्यवसाय करने को मिल जाते हैं तथा वहाँ पर अनेक प्रकार के एक जल से स्थल मार्ग में जाने की सुविधा हो जाती है। तो इससे हमारा आर्थिक देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था भी सही होती है। अब अगला कारक देखते हैं, मृदा। छठवां तत्व है इसका मृदा। 5 तत्व थे उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब है मृदा। तो मृदा क्या है? धरातलीय सतह का ऊपरी वातावरण है। मृदा क्या है? धरातलीय सतह का ऊपरी वातावरण है। मृदा का स्पष्ट अर्थ निकल रहा है कि मिट्टी, तो मिट्टी क्या है? हमारा सतह का, धरातलीय सतह का ऊपरी वातावरण है। तो इसके अंतर्गत जो कुछ सेंटीमीटर से लेकर सेंटीमीटर से लेकर 1-2 मीटर तक गहरी होती है। धरातलीय सतह का वह ऊपरी वातावरण है जो कुछ सेंटीमीटर से लेकर 1-2 मीटर तक गहरी होती है। इसके अंतर्गत मृदा की रचना चट्टानों के निरंतर, मृदा की रचना कैसे हुई? मृदा की रचना चट्टानों के अपरदन से
चट्टानों के अपक्षय से मृदा की रचना चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन तथा कार्बनिक पदार्थों से अपरदन तथा कार्बनिक पदार्थों से चट्टानों के अपक्षय से या अपरदन तथा कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण के फलस्वरूप होता है। मिश्रण के फलस्वरूप होता है। अब इसमें क्या होता है कि चट्टान जैसे भूकंप होते हैं, कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती है, उनके कारण जो नीचे दब जाते हैं, जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, प्राकृतिक वनस्पति है, तो उनके प्रभाव से क्या होता है कि चट्टानों के अपक्षय या चट्टानों या अपरदन तथा कार्बनिक पदार्थ, जो उसमें कार्बनिक पदार्थ जो रासायनिक पदार्थ है उनका विलयन हो जाता है, तो इसे कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण के फलस्वरूप होता है, फिर उसके मृदा की उत्पत्ति हो जाती है। ये हो गई हमारी मृदा की रचना। तो इसके आगे मृदा कि विभिन्न प्रकार के इसमें क्या क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व होते हैं। मृदा के अंतर्गत मृदा में विभिन्न रासायनिक तत्वों का समावेश होता है। मृदा में विभिन्न प्रकार के, क्योंकि अनेक प्रकार के जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनसे मिलकर बनती है, तो उसमें क्या हो जाते हैं, अनेक रासायनिक तत्वों का समावेश होता है। तो इससे आगे मृदा में वनस्पति और जीव जंतु के अवशेष भी मिलते हैं। मृदा में वनस्पति और जीव जंतु के अवशेष भी पाए जाते हैं तथा इसमें जैव तत्वों के कारण मृदा का रंग क्या होता है, इसमें काला होता है। मृदा में क्या क्या पाए जाते हैं, मृदा में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष मिलते हैं। अब जीव जंतु और पेड़ पौधे के अवशेष मिलते हैं तो उसमें क्या होता है, उसे क्या कहेंगे हम, जैव तत्व। पेड़ पौधे और जीव जंतु के अवशेष मिलते हैं तो उसे कहते हैं हम जैव तत्व। तो जैव तत्व मिलने से क्या होता है, जैव तत्व के कारण क्या होता है, तो इसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग जैसे पेड़ पौधों का अलग हो गया, जीव जंतु का अलग अलग, तो इसका सबका मिलकर क्या हो जाता है, अवशेष बनते हैं। अवशेषों से क्या होता है, जैव तत्व बन जाता है। अब जैव तत्व के कारण क्या होता है, मृदा का रंग काला होता है। जैव तत्वों के कारण ही मृदा का रंग काला होता है। जैव तत्वों के मृदा में क्या होता है, पेड़ पौधे जीव जंतु के अवशेष मिलते हैं। जीव जंतु के अवशेष मिलेंगे तो उसे हम जैव तत्व कहेंगे। और जैव तत्वों के कारण क्या होता है, मृदा का रंग काला होता है। तो वर्तमान समय में मृदा की प्रमुख समस्या क्या है, मृदा क्षरण। वर्तमान में प्रमुख समस्या वर्तमान में मृदा की प्रमुख समस्या है मृदा का क्षरण, यानी मृदा का अपरदन होना। मृदा क्षरण है तो जो तीव्र विनाश के कारण उत्पन्न हुई है। जो किसके कारण हुई है, तीव्र विनाश हुआ है, जो अनेक प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ है। मृदा प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, पादपों को नया जीवन प्रदान करें। क्या करते हैं, मृदा में पादपों को नया जीवन प्रदान करते हैं। मृदा के क्या क्या उपयोग हैं, मृदा के द्वारा पादपों को नया जीवन प्रदान कर कृषि व्यवसाय को
अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है तथा यह मृदा के, तो इसमें क्या हो गया कि कृषि की कहीं की मिट्टी इतनी वो नहीं होती उपजाऊ, तो कहीं की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो जहाँ मिट्टी उपजाऊ होती है वहाँ तो एक दो बारिश से भी फसल हो जाती है, बाकी जहाँ कहीं की अनुपजाऊ है मिट्टी वहाँ की, तो वहाँ पर बारिश की जरूरत ज़्यादा पड़ती है या पानी की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। तो हमारे लिए मृदा का संरक्षण आवश्यक है। मृदा का संरक्षण भी जल और प्राकृतिक वनस्पति की तरह आवश्यक है। ये हो गया हमारा मृदा के बारे में कि वर्तमान में मृदा की प्रमुख समस्या मृदा का क्षरण है। ये किस कारण होता है मृदा का क्षरण? प्राकृतिक आपदाओं के कारण। अब इसके उपयोग क्या क्या है कि मृदा द्वारा पादपों को नया जीवन प्रदान करना, नया जीवन प्रदान कर कृषि व्यवसाय को अधिक प्रभावशाली बनाना। तो इसमें क्या हो गया, मृदा का संरक्षण भी जल और प्राकृतिक वनस्पति के लिए जिस प्रकार मनुष्य जीवन के लिए जल और प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु, उच्चावच स्थिति इनका महत्व, उसी प्रकार मृदा भी इतनी उपयोगी है। तो हम इन चीज़ों का संरक्षण और इनका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, तो हमारा पर्यावरण बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा और आगे कोई पर्यावरण में किसी प्रकार की ऐसा हमें घटनाएं घटित नहीं होंगी। आज के लिए हमारे इतना, आगे पढ़ेंगे हम पर्यावरण के क्षेत्र, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम पर्यावरण के क्षेत्र।